स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और उसका पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, हम लोगों का प्रीवियस नॉलेज ये कहता है कि एटम जो है वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आखिर उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी किन किन सर्कमस्टांसेज में हुई, उनके बारे में आप लोगों ने अर्लियर 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था। अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। राइट, और क्या क्या पढ़ा उसको क्विक समराइज कर रहा हूं यहां पर कि विलियम क्रुक्स के एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेज की अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन बिहेवियर को चेक किया जा रहा था कि क्या गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं या नहीं करती हैं। राइट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट को फाइनलाइज आखिरी रूप दिया जे थॉमसन ने। बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रयास किया इस चीज को लेकर, लेकिन फाइनल क्रेडिट गया जे थॉमसन के ऊपर। राइट, जे थॉमसन साहब ने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके ऊपर स्टडी किया और उन स्टडी से निकल कर आया एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर है? जिसने लास्ट क्लास अटेंड किया है उसको कोई डाउट्स नहीं है। राइट, कुछ मैथमेटिकल चीजें भी निकल के आई थी लास्ट क्लास में कि थॉमसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास रेशियो के बारे में बात किया, E/m। क्लियर हो गया? और चार्ज बाई मास रेशियो दैट इज 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। राइट, एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फर्दर सेपरेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात किया, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये तो प्रूव हो गया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सो मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और नेगेटिव है तो आप लोग कभी भी लिखोगे तो यू शुड राइट एज -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So this minus represent the charge and this represent to magnitude of charge. So कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो आप कहोगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। फिर कोई पूछा जाएगा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तब आपके ये नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट इसके लिए तो दोनों चीजों के अपने अपने अलग अलग मतलब है, मिक्स मत कीजिए इस चीज को। तो जब इस वैल्यू को यहां पर पुट किया गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास को मैथमेटिकली हम उधर ले गए एंड दैट इज 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। सो कूलम को कैंसिल कर रहा है, पर किलोग्राम ऊपर जाकर किलोग्राम हो जाएगा। आप इस 10⁻⁻19 और 10⁻11 ऊपर जाकर 10⁻⁻11, सो दैट इज 10⁻⁻30 इनटू, और इसको आप सोल्व कीजिएगा, दैट इज 0.91 किलोग्राम। राइट, दैट इज। और साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए आप सबको पता है कि डेसिमल यहां पर शिफ्ट करना है, सो दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हमें प्रोटॉन में भी यही काम करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए मैथमेटिकल डाटा के ऊपर जाना। सो क्लियर? सो व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां से क्लियर हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्लियर हो गया। राइट, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। दैट्स द पॉइंट। राइट, और उसके बाद कंपेयर किया गया एक इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के साथ। राइट, हमने ये भी किया था। सो हम सबको पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट, दैट इज 1.008 U। क्लियर? और अगर हम इस एटॉमिक मास को लिख दे ग्राम एटॉमिक मास, सो दैट इज 1.008 ग्राम। और आप सबको पता है भाई किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास उसके 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास होता है। क्लियर हो गया? नहीं होगा? 6.022 into 10⁻23 क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, atoms of hydrogen, that is 1.008 gram,
राइट. सो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, clear. So that is 1.008 upon 6.022 into 10 raised to power 23. और क्योंकि ये ग्राम में चल रहा है अभी क्वेश्चन, और वहां आप लेके चल रहे थे किस यूनिट के अंदर, किलोग्राम के अंदर, तो फिर बहुत सिंपल सी बात है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए. सो यू शुड मल्टीप्लाई इट 10 raised to power -3 किलोग्राम. क्या निकाल रहे हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. यहां क्या निकाला? मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen. यहाँ क्या लिखा? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है पॉइंट? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट इज 1.67 into 10 raised to power -27 किलोग्राम. So this is the mass of one hydrogen atom and this is the mass of one electron. क्लियर हो गया? मैथमेटिकली हमने निकाल लिया सारी चीज. एक हाइड्रोजन एटम का मास निकाल लिया और एक किसका मास निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया. अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का मास है. अब हमें कंपेयर करना है कि क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम के साइज के साथ कंपेयर करना, उसके मास के साथ कंपेयर करना है कि हाइड्रोजन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, आखिर कौन किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है. सो इस चीज को मैं अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं. सो दिस इज m represent to mass of one hydrogen atom या mass of one electron, that is 9.1 into 10 raised to power -31 kilogram. Point clear? Mass of one hydrogen atom, right? 1.67 into 10 raised to power -27 kilogram. किसका मास ज्यादा है? Definitely 10 raised to power -27 is more. 10 raised to power -31 is less. So कंपेयर कीजिए. सो जिसका मास ज्यादा है उसको डिवाइड कीजिए 1.67 into 10 raised to power -27 हाइड्रोजन एटम का मास अपॉन 9.1 into 10 raised to power -31. जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इस वैल्यू को नियरली 1837 के करीब पाओगे, राइट? क्योंकि अभी हमने बहुत सारे डिजिट को छोड़ा है, 1.67 तक छोड़ दिया है हमने. और एक बात समझ लीजिए, जब 1.67 तक छोड़ रहे हैं ना, तो इसके आगे भी बहुत सारी डिजिट रही होंगी, और वो बहुत सारी डिजिट जो हैं वो इसके आंसर को एल्टर भी करेंगी. तो इसलिए मैंने कहा अप्रोक्सीमेट 1837 आपका आंसर आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर है. पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे लास्ट लेक्चर के कंक्लूजन थे, राइट? और जिनको हम एक साइड के पोर्शन के तौर पे लिख लेते हैं, बाकी फिर हम आज प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक अब तक हुआ था उन सब चीजों को मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो वेट फॉर ए मिनट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये डाटा आपके सामने लिख दिए गए हैं कि जिनके बारे में हम बात कर चुके थे. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, राइट? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, दैट इज नेगेटिवली चार्ज. मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10 raised to power -31 किलोग्राम, right? Mass of one hydrogen atom is 1.67 into 10 raised to power -27 kilogram. And when we compare the mass of one electron with mass of one hydrogen atom, so we will found that one hydrogen atom is 37 times heavier than one electron. That is our clear, right? अब प्रश्न ये आ गया कि एटम is made up by negative charged particle और that particle is electron. ये बात क्लियर हो गई. लेकिन विज्ञान वर्षों से इस बात को जानता था कि एटम जो होता है वो इटसेल्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम खुद तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, भले ही उसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाया गया हो. तो ये तो बड़ा सरल हो गया वैज्ञानिकों को इस बात को समझने में कि अगर एटम
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और फिर उस एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑब्जर्व किया गया, इसका मतलब उस एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना और वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही तो नेगेटिव चार्ज। तो इसको न्यूट्रल करने का तो एक ही तरीका है कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मौजूद हों, तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये अवधारणा वहीं से क्लियर हो गई थी। उसके बाद जब फर्दर डिस्चार्ज ट्यूब को और स्टडी किया गया, ध्यान दीजिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस के कंडक्शन को और स्टडी किया गया, तो भाई एनोड की तरफ से मूव करने वाली कुछ रेडिएशंस और ऑब्जर्व हुई, दैट इज एनोड रेज। कल क्या बात कर रहे थे? कैथोड से निकलने वाली रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे थे, और आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनोड की तरफ से निकलने वाली रेडिएशंस। तो देखिए किस सर्कमस्टांसेस में ऑब्जर्व हुई, ये बात आप समझना। ये आपका कल इसी तरह का एक डेमोस्ट्रेशन हमने डिस्चार्ज ट्यूब का बनाया, क्लियर हो गया? दोनों तरफ से हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, यही था मामला, क्लियर हो गया, राइट? और हमने क्या किया भाई, इसको बैटरी से जब कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, एंड इट इज अ वैक्यूम बॉन्ड, राइट? सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल है तो सीधा सा मामला है, इसे कैथोड कहोगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसे आप यहाँ क्या कहोगे? एनोड कहोगे। और कल का ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब प्रेशर चेंज किया तो पहले यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हुआ, फिर एनोड की तरफ ग्लो प्रोड्यूस हुआ, फिर आपका पेरिफेरल आपने प्लेट लगाया, फिर यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव हो गया था कि ये जो रेज है ये आपकी कैथोड से निकल गई, राइट? फर्दर एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि नेगेटिवली चार्ज रे तो क्लियर हो गया था कि नेगेटिवली चार्ज रे है, और वो किससे मिलके बनी है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। लेकिन आप एक बहुत ध्यान से देखिए कि जब फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, आखिर अभी हम नेगेटिवली चार्ज रेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए, वो नेगेटिवली चार्ज रे जिसको आपने क्या नाम दिया था? कैथोड रे, उनके बारे में आप पढ़ चुके हो। कैथोड रे और नेगेटिवली चार्ज रेज मेड अप बाई इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर, और उस रे का क्या नाम था? कैथोड रे। अब थोड़ा उसी चीज को समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर यहाँ क्या मौजूद है? गैसेस मौजूद है, दीज आर द गैसेस पार्टिकल। तो जब एटम, गैस के एटम इन इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो गैसेस के जो एटम्स थे ये अपने अंदर से क्या इजेक्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते जा रहे थे? कहां मूव कर रहे थे? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। तो लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव एटम्स, उन्होंने किन एटम्स को पीछे छोड़ा? पॉजिटिव एटम्स को पीछे छोड़ा। आप पॉजिटिव रेज के बारे में बात कर रहे हो, और फिर पॉजिटिव एटम्स ने किसकी तरफ मूव करना शुरू किया? नेगेटिव एटम्स की तरफ मूव करना शुरू किया। कोई तुमसे पूछे कि भाई पॉजिटिव रेज के बारे में समझाइए, क्या कि पॉजिटिव रेज वापस मूव करने वाली रेज कौन कौन सी रेज थी? क्लियर हुआ? तो प्रूव हुआ, राइट? और चार्ज किस पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये फर्दर सेपरेट थ्योरी था जिसके बारे में हमें अलग से बात कर भी सकते हैं, यहां भी करने तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप समझिए कि रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज भी थी और पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कौन सी थी, जिनके बारे में हमने कल की क्लास में स्टडी किया, जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। और उन रेज के अंदर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, और वो पार्टिकल क्या कहलाए? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किन्हीं भी गैसेस एटम्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, तो वो उनमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जब हो रहा था तो उनके ऊपर एक्वायर हो रहा था पॉजिटिव चार्ज। सो दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस चार्ज ट्यूब मूव टुवर्ड्स दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो दीज रेज आर नेम्ड एज एनोड रेज बिकॉज इट मूविंग फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स कैथोड, राइट? तो एनोड रेज के बारे में बहुत सारा स्टडी होगा,
ये चीज जाकर क्लियर हो गया था कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। सो माय क्वेश्चन इज क्लियर, एनोड रे इज पॉजिटिव रे एंड कैथोड रे इज नेगेटिव रे। फर्दर स्टडी किया गया और बिल्कुल उसी तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल पाया गया, जिस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। और प्रोटॉन पार्टिकल बिल्कुल उसी तरह से था जैसे वो भी अपना शैडो बना रहा था। आप पिछला एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए, उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को प्रोटॉन भी शो कर रहा था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये भी अपना शैडो बना रहा था, अपोजिट साइड ऑफ वो कल क्या बना रहा था, एनोड की तरफ बन रहा था। तो ये प्रूव हो गया कि भाई कैथोड से निकली ये यहाँ पर जो शैडो है वो किसकी तरफ बन रही थी, वो आपकी कैथोड की तरफ बन रही थी। तो ये प्रूव हो गया ये एनोड से निकल के आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेडिएशंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखा गया तो ये रेडिएशंस किसकी तरफ मूव हुई, आपके नेगेटिव चार्ज फील्ड की तरफ मूव हुई। और नेगेटिव की तरफ मूव हुई, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको क्या नाम दे दिया है, प्रोटॉन नाम दे दिया। पॉइंट क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जे थॉमसन का अवधारणा क्या था और फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या होते। अब क्लियर सुनिए, दो कहानियों को पैरेलल लेके चलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। टॉपिक वही था, कंडक्शन बिहेवियर चेक करना था। किसका चेक करना था? गैसेस का चेक करना था कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है नहीं करती। थॉमसन साहब ने, और इधर अब उस साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं जिनको क्रेडिट जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का। जे थॉमसन साहब ने स्टडी की रेज, उन रेडिएशंस की या उन रेज की जो किधर से किधर मूव कर रही थी, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। और कैथोड से एनोड मूव कर रही थी तो ये आपकी नेगेटिव रे थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ई गोल्डस्टीन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये प्रूव किया कि जो रेज थी वो रेज आपकी एनोड से मूव करके किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, एनोड टू कैथोड। और जब एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी तो ये रे आपकी कैसी रे थी, पॉजिटिव रे थी। क्लियर हो गया? और ये पॉजिटिव रे किस पार्टिकल से मिलकर बनी, प्रोटॉन से मिलकर बनी। ठीक है भाई, पॉजिटिव रे। जब इन रेडिएशंस के बिहेवियर को चेक किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेडिएशन, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई, पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई। इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी, राइट। दूसरी तरफ ये जो रे थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखी गई तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड हुई, और नेगेटिव की तरफ बेंड हुई तो ये प्रूव हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से मिलकर बनी है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल से, यानी ये समझ लीजिए कि थॉमसन साहब का जो एटॉमिक मॉडल था उसी ने राह दिखाई किसको, ई गोल्डस्टीन। थॉमसन साहब के अटेम्प्ट के बाद ही ई गोल्डस्टीन साहब को रास्ता मिला, क्योंकि जब ये प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल मौजूद है तो बहुत सरल हो गया था वैज्ञानिक समाज के लिए कि जब नेगेटिवली चार्ज कोई पार्टिकल मौजूद है ना भाई, तो फिर इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी रहा होगा, तभी तो एटम इटसेल्फ होल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है भाई? सो और क्या क्या फर्दर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन को लेकर, वो थोड़ा समझ लेते हैं। And that is structure of atom, or now we will discussing about the subatomic particle. And what subatomic particle? That is proton. और अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे। So the first point is charge by mass ratio, that is 9.58 into 10 raised to power 7 coulomb per kilogram. Right? This is for proton. और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, 1.76 into 10 raised to power
11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब कि वहां चार्ज और मास का रेशियो 10⁻11, यहाँ चार्ज और 10⁻7, सो डिफर कर रहा है, राइट। चलिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन, राइट। फर्दर एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट ही है, बस प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो दिस इज 1.6 into 10⁻19 कूलम। सो प्रश्न आया भाई, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? क्लियर हो गया? और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात किया तो बहुत सरल है भाई, E की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास m आ जाएगा। सो E अपॉन 9.58 into 10⁻7 that is equal to mass of proton, और E की जगह 1.6 into 10⁻19 कूलम। 7 ऊपर जाकर -7 हो जाएगा, दैट इज -19 -7 -26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पॉइंट मैथमेटिकली तो क्लियर है, और 1.6 को आप 9.5 से करोगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 167, दैट इज 0.167 into 10⁻26 किलोग्राम मास। और जब डेसिमल को आप यहां लेके आओगे तो दैट इज 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम। और यू आर नॉट सरप्राइज, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन एटम के मास के इक्विवेलेंट लेना। क्लियर है पॉइंट? जबकि दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के साथ तुलना किया तो इलेक्ट्रॉन का 1/1837 या हाइड्रोजन का 1837। भाई आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1837 गुना ज्यादा है किससे? एक इलेक्ट्रॉन के मास से, राइट। तो पूछे इलेक्ट्रॉन का, आपको जी इलेक्ट्रॉन का 1/1837 टाइम्स है, बात खत्म है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स हैवियर। हैवियर कह देते हैं, हैवियर थोड़ी है, हल्का है भाई, हैवियर नहीं है। अब समझिए इस चीज को, इस सेंस है, आपसे कोई पूछे कि ये चीज उससे 1/2 गुना ज्यादा भारी है, इसका मतलब हल्की है। क्लियर हो गया? तो सेंस समझने की कोशिश कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जबकि एक प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। सो डाटा इज क्लियर। सो ये आपका वही मैथमेटिकल डाटा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको अब हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं पूरे थ्योरी को कि कौन कौन सी चीजें, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, राइट। थोड़ा सा और जान लेना जरूरी है कि इन चीजों को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। वेट फॉर ए मिनट, ओके। तो आपके सामने वही चीजें जिनके बारे में अभी हमने बात किया लास्ट कुछ मिनट्स में। सो इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास रेशियो, प्रोटॉन चार्ज बाय मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 into 10⁻19। मैग्नीट्यूड इज सेम इन बोथ द केसेस, right, but it is negatively charged particle and it is positively charged particle, right. The mass of one electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram and the mass of one proton is 1.67 into 10⁻27 kilogram. And now you have to compare the mass of one electron with the mass of one hydrogen atom, that is actually 1.67 into 10⁻27। सो आप लोग क्लियर कीजिएगा तो आप ये कहोगे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन 1/1837 टाइम्स है किसका? ठीक है, एज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 है। और अगर आप ये कहो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 है और एक इलेक्ट्रॉन 1/1837 है, राइट। तो कौन ज्यादा हैवी है? हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैवी है, राइट। जबकि आपका मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, और वो क्लियर भी हो गया था। 1 हाइड्रोजन एटम 1.6 into 10⁻27, 1 प्रोटॉन दैट इज 1.67 into 10⁻27। अब समझिए ध्यान से भाई, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज
is represented as 1 unit charge. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb charge is represented as 1 unit charge, and that is actually mass of 1/12 of 1 carbon atom. कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट, दैट इज 1 यूनिट, एंड दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. फर्दर अलग यूनिट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जनरल चीज आपको पता होना चाहिए. सो इफ दिस इज 1 यूनिट, so this charge is again 1 unit. बस it is -1 and it is +1. Clear? Mass of electron is very small, 10 raised to power minus 31, and it is considered as the negligible mass. While 1.67 into 10 raised to power minus 27 प्रोटॉन, जिसका मास एक हाइड्रोजन एटम के मास का इक्वल था, उसको माना गया 1 यूनिट मास. सबको पता है प्रोटॉन हैवी है, इलेक्ट्रॉन लाइटर है. कितना लाइटर है ये भी आपको पता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा हैवी है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान लिया गया? नेग्लिजिबल मान लिया गया. और प्रोटॉन के मास को क्या मान लिया गया? 1 यूनिट मान लिया गया. तो रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो आप लोग हमेशा यू लिखोगे -1 E और 0, समझिए ध्यान से. और प्रोटॉन को जब लिखोगे सो 1 H और 1. प्रश्न आता है कि प्रोटॉन को 1H1O क्यों लिखा गया? क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट ही है. हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट चार्ज, राइट, दैट इज प्रोटॉन 1 यूनिट चार्ज इक्विवेलेंट है. क्लियर हो गया? 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास. सो प्रोटॉन को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 1H1 का सिंबल यूज करेंगे. जो नीचे लिखा गया है ध्यान रखिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड टू चार्ज एंड दैट रिप्रेजेंट टू मास. सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट, दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू -1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. याद रखिएगा इसको, न्यूमेरिकल्स में यही काम आएगा, वो काम नहीं आएगा. दिमाग में बिठा लीजिए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, लेकिन न्यूमेरिकल में ये काम नहीं आएगा, राइट, क्योंकि मास 0 है ही नहीं भाई. मास 0 नहीं है, मास को नेग्लिजिबल माना गया है. आप ध्यान रखना, नेग्लिजिबल का मतलब बहुत कम और 0 का मतलब नहीं है. दोनों चीजें बहुत फर्क है. समझ में आ गया? तो इसको मिक्स मत कीजिए. एक बहुत बड़ा समुद्र है, राइट, और उस समुद्र के अंदर आपने एक दाना चीनी का डाल दिया, तब आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन दैट सी, सो यू कैन से इट इज नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन. बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री यू आर नॉट अलाउड टू से दैट 0 कंसंट्रेशन. 0 का मतलब इसमें शुगर मौजूद नहीं है. तो ध्यान रखना है हमें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में. पॉइंट क्लियर है? तो ये भी हमारा एक मामला था कि हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. सो बात करते हैं किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में, सॉरी प्रोटॉन के बारे में. प्रोटॉन 1H1. सो व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? 1 यूनिट चार्ज, दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू व्हाट? मैथमेटिकली इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. What is the mass of proton? That is 1 unit. It is mathematically equal to 1.67 into 10 raised to power minus 57 किलोग्राम. So एक साइंस स्टूडेंट के नाते ये सब चीजें तो आप नोट कर लोगे. और दिस अटेम्प्ट इज डन बाय J.J. थॉमसन एंड दिस अटेम्प्ट इज डन बाय E. गोल्डस्टेन. याद रखिएगा गोल्डस्टेन साहब के एक्सपेरिमेंट को और किसके एक्सपेरिमेंट को? J.J. थॉमसन साहब के. दोनों के अटेम्प्ट के बारे में आपको अच्छे से बात कर लेना है. पॉइंट्स पे कोई डाउट हो, राइट, अपना बुक्स से स्टडी कीजिए, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थ्योरी में क्या हुआ ये हमारे लिए जानने का उद्देश्य एक साइंस के स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी है कि वो इतना जागरूक होना चाहिए कि आखिर किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया, राइट. बाकी बात तो आपका रिजल्ट से बन जाएगा, रिजल्ट से हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे. तो अभी आपके लिए जो फाइनल समरी है वो ये है भाई कि किन किन चीजों के बारे में बात हो गया है और आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. टॉपिक हमारा कवर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन.
So what is our final point? That is electron, right? So tell me, electron is -1 E0. This -1 is represent to -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, राइट? और भी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस -1 का इसका मतलब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट चार्ज का मतलब 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। डाउट मत रखिए। इलेक्ट्रॉन का मास, सो आई राइट हियर, मेंशन कर रहा हूं चार्ज। इस पॉइंट को सबसे ज्यादा स्टडी करना है आपको, कोई कंफ्यूजन ना चार्ज। अगली कहानी मास। सो मास इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 बट इट इज नॉट 0, इट इज 9.1 into 10 raised to power -31 किलोग्राम। सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मास of 1 electron का mass, that is negligible. So the second point is 1h1. Again this is charge and this charge is represented to plus 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। बस फर्क क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 1 था, ये भी 1 था, बस ये -1 था और ये +1 है। दूसरी चीज मास वो 0 था, ये 1 है, लेकिन ये 1 और ये 1 एक चीज नहीं है। ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। सो दैट इज इक्वल टू 1 चार्ज 1.67 into 10 raised to power -27 किलोग्राम। क्लियर हो गया? सो द क्वेश्चन इज क्लियर। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power -31 kilogram considered as negligible mass, and mass of 1 proton, right, that is 1.67 into 10 raised to power -27 kilogram considered as 1 unit mass. Clear है? And this mass is 1837 times heavier than this mass. इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है। कितना ज्यादा भारी है? 1837 times heavier है। क्लियर हो गया? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, that is again -1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Positive और negative electron have negative charge and proton have पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी। क्लियर हो गया? उसके बाद बात आती है भाई फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक शुरू कहां से हुआ कि एक साइंटिस्ट थे हेनरी बेक्यूरेल, और बेक्यूरेल साहब क्या करते थे कि वो यूरेनियम के कुछ कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, राइट? तो उन्होंने क्या किया, यूरेनियम के एक कंपाउंड को उन्होंने ब्लैक पेपर के अंदर लपेटा, फोल्ड किया उस ब्लैक पेपर के अंदर उस यूरेनियम के कंपाउंड को, और अपनी ड्रॉवर के अंदर एक फोटोग्राफिक फिल्म के साथ उसको रख दिया। ध्यान से समझिए बेक्यूरेल साहब ने क्या किया, राइट? नेक्स्ट डे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें अपनी फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्टेड मिली, यानी वो फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्ट हो गई, वो फोटोग्राफिक फिल्म वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने रखी थी, राइट? और फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बात किया, आज भी बताते हैं। दीज फिल्म्स आर लाइट सेंसिटिव फिल्म्स, अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशन से ये तुरंत अफेक्ट होती हैं। तो उन्होंने देखा कि कहीं भी लाइट का सोर्स उस ड्रॉवर तक नहीं था, उस ड्रॉवर तक पहुंचने का कोई भी लाइट का सोर्स मौजूद नहीं था। यह भी बेक्यूरेल साहब ने ऑब्जर्व किया। तो फिर जब उन्होंने इसकी फर्दर स्टडी की, तो फर्दर स्टडी ये की कि जो इस पैकेट के अंदर ब्लैक पैकेट में मौजूद था उसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व होती है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सब्सटेंस है ये आपका रेडिएशन एक्टिव सब्सटेंस है। रेडिएशन एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये लगातार अपने अंदर से क्या एमिट करता है? रेडिएशन एमिट करता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रूव हुआ भाई? और तो रेडिएशन कहीं से आई नहीं, राइट? दो ही बात है, या तो भूत था या फिर यही कुछ हुआ। वैज्ञानिक था भाई, भूत को तो नहीं मानेगा, इसको समझ लो आप, राइट? तो विज्ञान जो था उसका एक दायरा था कि सब ड्रॉवर क्लोज है, सब कुछ क्लोज है, ये चीज बाहर से कहीं से भी लाइट आने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तो जो भी फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्ट हुई है वो उसके सराउंडिंग्स अफेक्ट हुई है, और उसके सराउंडिंग में जो एकमात्र
केमिकल वहां रखा हुआ था, वो आपका ब्लैक पेपर के अंदर रैप किया हुआ यूरेनियम का एक कंपाउंड था। तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया कि ये यूरेनियम का जो कंपाउंड है ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है, और जो रेडिएशन इमिट करता है उस रेडिएशन की खासियत देखिए कि वो ब्लैक पेपर को क्रॉस कर पा रही है, उसके आर पार निकल रही है। क्लियर हो गया? और वो फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट कर रही है, राइट। तो उसके बाद इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर फर्दर स्टडी की गई कि आखिर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस तरह के पार्टिकल, किस तरह की रेडिएशन इमिट करता है, राइट। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया, उसको एक ब्लॉक के अंदर रखा गया, ध्यान दीजिएगा, राइट। एक लेयर लगाया गया जो अपने अंदर से रेडिएशंस के केवल स्पेसिफिक बीम्स को ही पास होने दे, बहुत ज्यादा रेडिएशंस को ना पास होने दे। और यहाँ पर एक आप जो कल भी यूज कर रहे थे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, और वो स्क्रीन लगाने के बाद उस स्क्रीन के दोनों तरफ, एक तरफ उन्होंने नेगेटिव चार्ज रखा और एक तरफ उन्होंने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रखी, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये उन्होंने इंप्लीमेंट किया, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। और जब उन्होंने ये स्टडी किया तो पाया कि कुछ रेडिएशंस नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर गई, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर गई, और कुछ रेडिएशन बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी स्क्रीन के साथ टकराई। स्क्रीन आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो अपने ऊपर स्ट्राइक करने वाली हर रेडिएशन के साथ ग्लो प्रोड्यूस करती है, वो बताती है कि यहाँ कोई रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि उन्होंने जब तीनों तरफ इस तरह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी का प्लेट लगाया तो कुछ रेडिएशन नेगेटिव की तरफ गई, कुछ पॉजिटिव की तरफ गई, कुछ अनडिफ्लेक्टेड सीधी चली गई। तो जो नेगेटिव की तरफ गई, सीधा सा कंक्लूजन था कि वो रेडिएशंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल से। और जो पॉजिटिव की तरफ गई वो आपकी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर पार्टिकल, और जो सीधी वो चली गई वो आपकी न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बनी थी, राइट। फर्दर स्टडी पे ये पाया गया, उसके बाद जो फर्दर स्टडी की कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रे थी जो नेगेटिव की तरफ गई, ये बहुत सारे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो पार्टिकल आपके हीलियम एटम के इक्विवेलेंट है, यानी हर पार्टिकल के ऊपर +2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास। आप +2 यूनिट का चार्ज का मतलब समझ रहे हो, 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, +2 यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये जो रेडिएशंस हैं, इस रेडिएशंस को आप हैवी पॉजिटिव रे कह सकते हो। इसको हैवी क्यों कह रहे हो, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है इनका, हैवी पॉजिटिव रे। तो जो अल्फा रेज जो होती है, राइट, और इनको डेफिनेटली यार लिख देता हूं, इन रे को क्या नाम दिया गया, अल्फा रे नाम दिया गया। क्या नाम दिया, अल्फा रे। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल नाम दिया गया, और जो अल्फा पार्टिकल की रे थी उसको क्या नाम दिया गया, अल्फा रे नाम दिया गया। दूसरी तरफ समझिए यहां क्या हुआ, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी वो आपके इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट थे, और उनको नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट थे लेकिन उनको बीटा रे नाम दिया गया, सो दैट इज बीटा। -1 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा था हमने, -1 ही और 0। आप समझिए ध्यान से, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, राइट। जिन पार्टिकल से मिलकर बने वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से इक्विवेलेंट है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, राइट। तो इन रेडिएशंस को नाम दिया उन्होंने क्या, बीटा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन पॉजिटिव रेडिएशन, नेगेटिव की तरफ गई, बीटा रेडिएशन नेगेटिव। और तीसरी जो रेडिएशन जो किधर नहीं गई उसको उन्होंने क्या नाम दिया, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन ऐसे रिप्रेजेंट ना चार्ज और ना उसके ऊपर कोई भी मास, जी ज्यादा रेडिएशन। तो दोबारा से समझ लीजिए इस थ्योरी को कि क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। बहुत सरल सा चीज है लेकिन आप लोगों को इन पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। This is a screen, right? This is a negative part, but this is a positive part of battery, right? And negative की तरफ गई, आपकी पॉजिटिव की तरफ गई और अनडिफ्लेक्टेड सीधी गई, राइट। जो नेगेटिव की तरफ गई
सीधा सा बात है, वो आपकी पॉजिटिव रे है। पॉजिटिव रे किन पार्टिकल से मिलकर बनी है? पॉजिटिव पार्टिकल से। पॉजिटिव पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट था? हीलियम पार्टिकल के इक्विवेलेंट था। क्लियर हो गया? और इन पार्टिकल को क्या नाम दिया? अल्फा पार्टिकल। तो इन रेडिएशंस को अल्फा रे नाम दिया गया भाई। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल इज, समझ लीजिए ध्यान से, अलग से बात कर लेते हैं, 2He4 प्लस 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास। प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा भारी, राइट? और एक प्रोटॉन से दुगना चार्ज, दैट इज, सो प्रोटॉन से दुगना चार्ज, मास 4 गुना ज्यादा भारी है। सो दीज आर हैवी पॉजिटिव रेज। ध्यान रखना ये हैवी है और कैसी रे है? पॉजिटिव रे। सो इट इज कॉल्ड अल्फा रे। दिस इज कॉल्ड अल्फा रे। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। सेकंड रे जो पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई, डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई, तो वो नेगेटिव रे है। नेगेटिव रे है तो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो नेगेटिव पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। और इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट पर बात करो तो -1 E और 0, -1 यूनिट चार्ज, द चार्ज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन नेग्लिजिबल मास। और तीसरी रे जो कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल रे थी, वो आपकी गामा रे के नाम से जानी गई, गामा रे, और दैट इज 0 गामा 0। तो ये पॉइंट भी आप सबको क्लियर करना है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। तो हम फाइनल कंक्लूजन आज के टॉपिक का यही खत्म कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी, दोनों के चार्ज बाय मास रेशियो, दोनों के चार्ज के बारे में बात हो चुकी है, दोनों के मास के बारे में बात हो चुकी है, राइट? दोनों के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के साथ कंपेयर किया जा चुका है। और फाइनल चीज हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन -1 E0, ओके, प्रोटॉन 1 H1, दैट इज, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, ध्यान रखना। कल हम एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल, तब भी न्यूट्रॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं था। जब रदरफोर्ड साहब के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में हल्का सा जिक्र शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2He4, दैट इज बीटा पार्टिकल, -1 E and 0, and that is gamma particle, right? That is 0 gamma 0. So this point represent to charge. So मुझे बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज और गामा नो चार्ज। क्लियर हो गया? ज्यादा चार्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? अल्फा पार्टिकल पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया? हाईली पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ मास के बारे में बात होगा, मास। सो दैट इज द मास, नेग्लिजिबल मास, 1 यूनिट मास, 4 यूनिट मास, नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? कि अल्फा रेज हैवी रेज है, और एक अल्फा रे का मास हाइड्रोजन से 4 टाइम्स है। सो दीज आर द कंक्लूजन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।